नमस्कार साथियों। आज है दिनांक 15 सितंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं जनसत्ता पेपर को। तो आइए, कौन कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं जनसत्ता पेपर में हमारे लिए जो करंट अफेयर का कार्य कर सकती है, देख लेते हैं। तो फ्रंट पेज पे अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर से रिलेटिव एक खबर है। जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो 2019 में जम्मू कश्मीर का जो विशेष राज्य का दर्जा था, उसे अर्थात कहें कि जो 370 धारा और 35A का जो नियम था, उसे निस्तनाबूद कर दिया गया, ऐसा कह सकते हैं, है ना। तो जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव है। आपको पता है कि 3 चरणों में जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटिव जो चुनाव की अभी खबरें हैं, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। किंतु आपको ये आइडिया होगा कि जम्मू कश्मीर में अभी विधानसभा की जो सीटें हैं वो कितनी हैं, है ना। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि जम्मू कश्मीर में जो विधानसभा की सीटें हैं वो कितनी हैं। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के लिए हमने कितनी सीटें रिजर्व कर रखी हैं। ये सब चीज़ें आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा, है ना। आगे हम चलते हैं। तो आपको पता होगा आरजी कर मेडिकल कॉलेज जो कोलकाता में है, उस में जो लेडी डॉक्टर के साथ जो दुर्भाग्यपूर्ण उसका बलात्कार और फिर बाद में उसकी हत्या कर दी गई, तो उससे रिलेटिव एक खबर है। अभी वहाँ की जो मुख्यमंत्री है, आपको पता होगा कि जो ममता बनर्जी हैं, वो अभी वहाँ पर पहुँची हैं, है ना। तो इससे रिलेटिव एक खबर है। हमें जानने वाली जो बात है इसमें, वो यह है कि हमें ये पता हो कि अभी वर्तमान में जो घटना घटित हुई है बलात्कार की, आरजी कर मेडिकल कॉलेज में जो लेडी डॉक्टर, जो ट्रेनी लेडी डॉक्टर थी उसके साथ, तो ये हमें पता हो, क्योंकि करंट में कभी कभी इंटरव्यू लेवल पर ऐसी बातें पूछ ली जाती है, तो आपको ये ध्यान हो, है ना। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी महत्वपूर्ण खबरें हैं, तो देख लेते हैं। फरीदाबाद में आपको पता होगा अभी न्यूज में है, रेलवे पुल के नीचे जो पानी भर जाता है बरसात के समय, उसमें अभी 2 बैंक कर्मियों की मौत हो गई। तो यहाँ से हमें क्या सीखने को मिलता है? यहाँ से अगर बात की जाए तो रेलवे क्रॉसिंग जो है, अभी वर्तमान में रेलवे मंत्रालय के द्वारा विभिन्न जो रेल की पटरियाँ हैं उन्हें उन जगहों पर आवागमन को कैसे संचालित किया जाए, इसे देखते हुए अभी अंडरपास की व्यवस्था की गई है। किंतु जो पानी है वो कैसे वहाँ से निकल पाए, इसकी व्यवस्था नहीं हो पाई है ना। तो कहीं कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं। इसके चलते कई बार हमने देखा है कि कई लोगों की मौत भी हो जाती है ना। तो ये एक खबर निकल के आई है। आगे हम बात करें वीरभूम की, तो वीरभूम कहाँ पड़ता है? पश्चिम बंगाल के अंतर्गत वीरभूम जिला है। अगर वीरभूम की बात करें तो ये किस लिए फेमस है, तो आपको पता होगा कि कोयला, चूना पत्थर, ये वीरभूम के अंतर्गत काफ़ी निकलता है ना। तो आप ये जो लोकेशन है वीरभूम जिले की, इसको आप याद रखिएगा। वीरभूम जिला जो है वो पश्चिम बंगाल में आता है ना। ये हमारे लिए करंट में महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में अभी बारिश काफ़ी हो रही है। आपको पता है कि हर जगह अभी अगर बात करें, कल के पेपर में हमने डिस्कस किया था कि जो मानसून है वो जून से सितंबर के मध्य हमारे यहाँ रहता है, किंतु अभी अगर मानसून की बात करें तो ये अक्टूबर तक शिफ्ट हो गया है। जो हमारा मौसम विभाग है उसने कहा है कि अक्टूबर तक अभी बरसात होने वाली है। तो अभी आपने देखा होगा कई राज्यों में बरसात का कहर अ, देखने को मिल रहा है ना। तो ये आप याद रखिएगा। दूसरी, ताजमहल से रिलेटिव एक खबर है। हमने पूर्व में भी काफ़ी ताजमहल से लेकर एक खबर डिस्कस की हुई थी। आपको पता होगा कि वहाँ पे जो गंदगी फैली हुई है, उससे हमारी जो ताजमहल की जो खूबसूरती है उस पर कहीं ना कहीं धब्बा लग रहा है ना। विदेशी पर्यटक जो आते हैं उन पर एक अलग छवि ताजमहल के लिए बनती है। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, या फिर कहें कि उसका जो मैनेजमेंट वहाँ पर जो व्यक्ति कर रहा है, जो समिति वहाँ पे गठित की गई है, उस समिति के द्वारा ताजमहल की देखरेख बेहतर रूप में हो पाए। अभी क्या हुआ है कि जो लगातार बारिश हो रही है, उससे जो मुख्य गुम्बद है उसमें पानी का रिसाव हुआ है ना। तो आप ये याद रखिएगा, है ना। ताजमहल कहाँ पर है? यूपी में है। आगे हम चलते हैं तो चीता से संबंधित एक खबर है। आपको पता होगा कि कुछ समय पश्चात या कुछ समय पहले हम दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया, 2 देशों से हमने चीतों का आयात किया है ना। और अभी सुनने में ऐसा आया है कि केन्या से हम चीते लाने के लिए प्रयासरत हैं, और केन्या ने
चीतों को देने के लिए वो तैयार भी हो गया है। जिससे क्या होगा, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस हमने बनाया है 2023 में, आपको आइडिया होगा ये क्यों बनाया गया है। जो बड़ी बिल्लियां हैं, जितनी भी बड़ी बिल्लियों की प्रजाति है, उनको हम रिजर्व करने के लिए हमने ये जो बिग कैट अलायंस की जो हम बात कर रहे हैं, इसे बनाया है। इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इससे फ़ायदा होगा, जितनी भी बड़ी बिल्लियां हैं, आपको पता होगा कौन कौन सी, बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता, ये जो है इनको हम सुरक्षित करने की बात कर रहे हैं, है ना। जलवायु परिवर्तन के कारण क्या हो रहा है, इन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। तो इससे कैसे निपटा जाए, है ना। कुछ चीज़ें हैं जो सरकार के द्वारा नीतिगत पहले की गई हैं, ताकि ये जो चीज़ें हैं इनसे कैसे हम इन्हें बचा पाएँ, है ना? तो ये बड़ी बिल्लियाँ जो हैं, इन पर क्या-क्या खतरा अभी मंडरा रहा है, ये देख लेते हैं। तो अवैध शिकार की अगर बात की जाए, तो ये शामिल है। पर्यावास हानि और विखंडन की बात है। मानव तेंदुआ संघर्ष हो रहा है, मानव और इनके बीच में काफ़ी संघर्ष देखने को मिला है। हम जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन भी इसमें एक मुद्दा है। तो ये कई चीज़ें हैं जो एक चिंता का विषय है। इसीलिए हमने बिग कैट अलायंस की, जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की बात हमने की है, वो इसी कारण की है। आपको पता होगा कि दक्षिण अफ्रीका और नामीबिया से हम चीते लाए हैं, जिन्हें कूनो राष्ट्रीय उद्यान में हमने बसाया है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो ये मध्य प्रदेश में अवस्थित है। अगर बात करें नामीबिया से, तो 2022 में हम 8 चीते को लाए, जबकि फरवरी 2023 में दक्षिण अफ्रीका से अगर बात करें तो 12 चीतों को लाया गया है। अभी वर्तमान में अगर बात की जाए चीतों की, तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान में टोटल अगर बात की जाए तो 24 अभी टोटल संख्या है। क्योंकि क्या हुआ कि कभी कभी जो मादा है या नर है, उनमें से कई नादा और जो नर है, उनकी मृत्यु हो चुकी है। तो अभी वर्तमान में कितने, लगभग 24 के आसपास कूनो राष्ट्रीय उद्यान में चीतों की संख्या है ना। तो आप ये याद रखिएगा, अभी केन्या से लाने की बात चल रही है। एक बात यहाँ समझने वाली है कि बन्नी घास जो प्रजनन केंद्र है, वो कहाँ पर है। तो जो ये बन्नी घास की बात करें तो ये गुजरात में है ना। तो आप ये भी याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं, है ना। तो आपको ये पता हो। आगे हम चलते हैं, और कौन सी ऐसी खबरें हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर बन सकती है, देख लेते हैं। हिंदी के, आपको पता होगा कि 14 सितंबर जो है वो हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। तो हिंदी जो है, उसके बारे में कहा है कि जो हिंदी है वो नई चाल से चली भी और ढली भी, ऐसा एक वक्तव्य में कहा गया है। तो आपको ये पता होगा कि हिंदी को जो राजभाषा का दर्जा दिया गया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो कब दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राष्ट्र या राजभाषा का दर्जा दिया गया है, ना कि राष्ट्रभाषा का, है ना। तो राजभाषा का दर्जा कब मिला है? 1949 में, 14 सितंबर को। और उसी की याद में हम प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस मनाते आए हैं, है ना। तो ये आपको पता हो। आगे हम चलते हैं, और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर बन सकती है। आपको कश्मीर में अभी आतंकवादी हमले हो रहे हैं, है ना। तो ये खबर हमारे लिए इसलिए महत्वपूर्ण है, ये हमारे जो सिक्योरिटी का मामला है उससे संबंधित है ना। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं हो रही है, इसका प्रभाव मैंने पहले भी बताया है कि इससे वहाँ की इकॉनमी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जम्मू कश्मीर, आपको पता है कि पर्यटन क्षेत्र में काफ़ी कुछ वहाँ पे अगर देखा जाए तो पर्यटन क्षेत्र के लिए काफ़ी विकसित होने की कगार पर है। काफ़ी पर्यटन क्षेत्र वहाँ अभी संभावना है कि काफ़ी पर्यटन क्षेत्र वहाँ विकसित हो। किंतु ये आतंकवादी गतिविधियाँ जब होती हैं, तो ऐसी जो पर्यटन उद्योग जो होता है उसको बट्टा लगता है। वहाँ काफ़ी ऐसी जो पर्यटन क्षेत्र की जो इकॉनमी है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है। रोजगार के जो साधन हैं वो कम हो जाते हैं। तो काफ़ी विपरीत प्रभाव एक राज्य की अर्थव्यवस्था पर देखने को मिलता है। तो आप ये याद रखिएगा, मेंस की आंसर राइटिंग में ऐसी चीज़ों को हम लिख सकते हैं। प्रधानमंत्री के आवास पर बछिया का जन्म। तो आपको यहाँ समझने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री के आवास पे जो बछिया का जन्म हुआ उसका नाम क्या है, तो दीप ज्योति है ना। तो ये आप याद रखिएगा, है ना। आगे हम चलते हैं, सेबी की बात कर लेते हैं। सेबी की अगर बात की जाए तो इसके जो प्रमुख हैं वो अभी वर्तमान में कौन है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रही हैं, तो माधवीपुरी बुच अभी सेबी की अध्यक्ष हैं। सेबी की अगर बात की जाए तो ये
संवैधानिक संस्था नहीं है, है ना, मतलब गैर संवैधानिक है। इसे वैधानिक भी हम संस्था कहा जा सकता है, क्योंकि ये अधिनियम के माध्यम से बनी है। आपको बता दें कि जो सेबी है उसका गठन 1988 में किया गया। 1988 में केंद्र सरकार के प्रस्ताव के माध्यम से सेबी का गठन किया गया। बाद में सेबी एक्ट 1991 आया और उसके तहत सेबी को क्या किया गया, वैधानिक दर्जा दिया गया, अर्थात इसे अधिनियमित कर दिया गया, है ना। तो ये अर्ध न्यायिक संस्था है। और करती क्या है ये, तो ये जो शेयर बाजार या कहें कि शेयर मार्केट जो है, इसके अंतर्गत इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने का इसका कार्य है। जो निवेशक है उनके पैसे को कैसे बचाया जाए, है ना। तो ये सब चीज़ें मतलब कुल मिला के जो शेयर मार्केट है उसका नियमन जो है वो सेबी करती है ना। तो आप ये याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं जो हमारे लिए करंट अफेयर वन डे एग्जाम में भी काम करे और हमारे एमपीपीएससी या अदर पीएससी में भी करंट अफेयर जो है वो काम आते ही हैं, है ना। तो इनको देखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि अभी आपको पता होगा कि एमपीपीएससी लगभग दिसंबर में अपना नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। फरवरी के आसपास इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसके लिए करंट अफेयर अगर हम आज से ही तैयारी कर लें या तैयार करना स्टार्ट कर दें, तो हमारा करंट अफेयर लगभग 5-6 महीने का तैयार हो जाएगा, है ना। तो आप करंट अफेयर पे काफ़ी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि उस समय हमारे ऊपर प्रेशर काफ़ी बेसिक सब्जेक्ट्स का भी होता है, हमें उन्हें भी कवर करना होता है। तो क्यों ना करंट अफेयर को हम पहले से ही तैयार कर लें, ताकि उस समय प्रेशर कम हो पाए और हम एग्ज़ाम सेंटर में रिलीफ होके जा पाए। बात कर लेते हैं दल बदल की। दल बदल क्या होता है? दल बदल की अगर बात की जाए तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसका कोई प्रोविजन नहीं था। 52वां संविधान संशोधन करके 1985 में दल बदल को लाया गया। दल बदल होता क्या है? जब कोई पार्टी से कोई व्यक्ति चुन के आता है ना, तो वो क्या करता था पहले कि वो दल बदल लेता था। तो इसे रोकने के लिए 1970 से पहले पहले काफ़ी दल बदलू चीज़ें देखने में आई। अब दल बदल से प्रॉब्लम से क्या होती थी, कई बार सरकारें बदल जाती थी, है ना। तो इसे रोकने के लिए दल बदल कानून लाया गया। कब? 52वां संविधान संशोधन के तहत 1985 में। इसे हमने 10वीं अनुसूची में जगह दी है ना। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? दल बदल से संबंधित है। अगर बात करें 52वां संविधान संशोधन, तो 1985 में लाया गया, किससे संबंधित है? दल बदल से। होता क्या है दल बदल, किस तरीके से लागू होता है? तो देखो, ये लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वो इस पर डिसीजंस लेते हैं। दल बदल कैसे होता है? तो अगर बात की जाए दल बदल, तो अगर कोई मनोनीत सदस्य है, अगर वो 6 महीने के अंदर किसी दल की सदस्यता ले लेता है, तो उस पर दल बदल कानून लागू नहीं होता है। दूसरी बात, अगर कोई निर्वाचित सदस्य है और वो यदि अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देता है, तो उस पर दल बदल लागू हो सकता है। अगर बात करें कोई अगर निर्वाचित सदस्य और अपनी पार्टी के मैनिफेस्टो से अलग हटकर कार्य करता है, तो उस पर दल बदल लागू होता है ना। पर अगर कोई पार्टी का 2/3 सदस्य अगर पार्टी को छोड़कर कई कोई नई पार्टी बना ले, तो उस पर दल बदल लागू नहीं होता है। ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो दल बदल के बारे में हमने काफ़ी जानकारी आज एकत्रित कर ली है। आप और जानकारी अपने स्तर पर भी इसके लिए देखिएगा, क्योंकि दल बदल से क्वेश्चंस बन सकते हैं। आगे हम चलते हैं, लाड़की बहन योजना क्या होती है ना। तो लाड़की बहन, जिस प्रकार से मध्य प्रदेश ने लाडली बहन योजना चलाई है, वैसे ही महाराष्ट्र ने लाड़की बहन योजना चलाई है ना। तो आप याद रखिएगा कि महाराष्ट्र ने लाड़की बहन चलाई है, जबकि मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो लाडली बहन योजना यहाँ पर चल रही है। आप कमेंट में हमें ये बताइए कि जो मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना है, इसमें वर्तमान में प्रत्येक महीने कितने रुपए दिए जा रहे हैं, है ना। आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं। तो भगवान विश्वनाथ से जो योगी जी हैं उन्होंने इस पर अभी वक्तव्य दिया है। आपको पता होगा कि ज्ञानवापी मस्जिद का अभी मुद्दा जो है वो हाई कोर्ट में चल रहा है, वहाँ की लोअर कोर्ट में ये मामला है। तो इस पर ये अभी योगी जी का वक्तव्य आया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट हमारे लिए होता नहीं है। आगे हम चलते हैं, प्रधानमंत्री जी जो हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने गुजरात में अभी वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करने के लिए एक अभी कल गुजरात में वो क्या करेंगे, वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत करेंगे। तो वंदे मेट्रो किस पर आधारित है? आपको पता होगा कि जो वंदे भारत ट्रेन है, उसी पर वंदे मेट्रो ट्रेन
की शुरुआत की जा रही है। सेमी हाई स्पीड से ये ट्रेन चलने वाली है ना। तो ये वंदे भारत की तर्ज पर वंदे मेट्रो ट्रेन की शुरुआत की गई है ना। कहाँ पर की जा रही है? गुजरात के अंतर्गत है ना, भुज से लेकर तो अहमदाबाद तक। तो ये आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी खबरें हैं देख लेते हैं। तो अगर इंटरनेशनल रिलेशनशिप की बात की जाए तो जयशंकर जी जो हैं, उनके द्वारा ये हमारे विदेश मंत्री हैं, आप ये याद रखिएगा। तो इन्होंने अभी स्विट्जरलैंड के साथ हमारी वैश्विक व्यापार और क्षेत्रीय मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की है। तो अभी आपको पता होगा कि भारत और जो EFTA है, EFTA क्या होता है? तो ये यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ है। मतलब यूरोप का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक तरह से इसे कहा जा सकता है। तो इसका लाभ भारत किस तरीके से उठा पाए, इस पर जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर जी, इनका ध्यान उस पर केंद्रित था, है ना। आपको पता होगा कि जो ये EFT है, इसमें कौन कौन से 4 कंट्री जो यूरोप की है वो शामिल है। कौन कौन सी? स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, आइसलैंड और लिंचेस्टीन, है ना। तो आप ये याद रखिएगा। देखिए, अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की अगर बात की जाए तो होता क्या है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट? ये मुक्त व्यापार समझौता होता है। मुक्त व्यापार समझौता कैसा? कि दो राज्यों या कुछ राज्यों में जो आयात निर्यात की जो व्यवस्था है वस्तु और सेवाओं की, उस पर कर जो होता है वो न्यूनतम होता है या शून्य होता है। इसे ही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। हमारे भारत के भी कई फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देशों के साथ हमने किए हुए हैं, ताकि जो व्यापार है वो सुगमता से हो पाए, है ना। तो ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में हमने समझ लिया है। आगे हम चलते हैं और कौन सी ऐसी न्यूज है। तो आपको पता होगा कि कॉलेजियम प्रणाली को हमने पहले भी समझा चुके हैं। कॉलेजियम प्रणाली की अगर बात की जाए तो ये एक तरीके की समिति है। ये क्या करती है? ये न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण का कार्य देखती है ना। इसमें सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 4 वरिष्ठ न्यायाधीश भी इसमें शामिल होते हैं ना। तो कॉलेजियम को आप इस तरीके से समझ सकते हैं। आगे हम बात करें तो एक कोमोरोस नाम का द्वीपीय देश है ना। तो आज आप अपना मैप निकालिएगा और हिंद महासागर में ये द्वीपीय देश कहाँ है कोमोरोस, इसे जरूर सर्च कीजिएगा, है ना। क्योंकि कभी कभी लोकेशन पूछ ली जाती है कि भैया कोमोरोस जो है वो हिंद महासागर में है, प्रशांत महासागर में है, आर्कटिक में, अंटार्कटिका में है। तो आपको ये पता हो कि कोमोरोस जो है वो कौन से महासागर में है ना। तो आप ये ध्यान रखिएगा। आगे हम चलते हैं। तो आपको पता होगा ईरान में काफ़ी महिलाओं ने अपनी जो मांगे हैं उनको लेकर सड़कों पर उतरी हैं, जिसमें महसा अमीनी करके एक महिला की मौत भी हो गई थी। ये मेन मुद्दा था क्या? ये हिजाब से लेकर था। हिजाब जो था, इसे पहनने ना पहनने की जो स्वतंत्रता है वो महिला के अपने विचारों में निहित है। मतलब वो अगर चाहे तो हिजाब पहने, ना चाहे तो हिजाब ना पहने। इस पर ईरान में काफ़ी बवाल हुआ और इस बवाल के बाद में एक महिला महसा अमीनी करके जो है उनका देहांत हो गया। तो काफ़ी सुधार अभी विभिन्न धर्मों में देखने को मिला है। इसी तरीके से ईरान में भी ये जो हिजाब मामला है, इस पर कुछ सुधारात्मक कदम उठाए गए हैं, है ना। तो ये खबर ईरान से। ईरान की राजधानी की अगर बात की जाए तो तेहरान ईरान की राजधानी है, ये भी आप याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं, खेल पृष्ठ पे देख लेते हैं कौन कौन सी आज हमारी स्पोर्ट्स से रिलेटिव खबरें जो महत्वपूर्ण हो जाती है, देख लेते हैं एक बार। हरमनप्रीत जी का नाम आया है। हरमनप्रीत जो है वो कौन से खेल से संबंधित है? ये क्वेश्चंस आ सकता है वनडे एग्जाम में भी और पीटी के लेवल पे भी। अन्य पीएससी की अगर बात की जाए, सभी पीएससी में इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। तो हॉकी टूर्नामेंट या बात करें हॉकी से संबंधित, हरमनप्रीत जी हैं। तो ये कप्तान हैं हॉकी टीम के। तो हॉकी से संबंधित हरमनप्रीत सिंह जी को हम लगा सकते हैं, है ना। तो ऐसे आप याद रखिएगा। आज जो पेपर में महत्वपूर्ण खबरें थी उनका डिस्कशन हमने कर ही लिया है। आगे और भी जो पेपर्स आएंगे उनमें क्या क्या करंट अफेयर रहते हैं उन्हें भी हम डिस्कस करते रहेंगे समय के साथ। आपको ये करंट अफेयर कैसे लगे आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। अगर कुछ करंट अफेयर में और कोई संशोधन अगर करना हो तो आप उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि हम क्या इसमें और बेहतर कर सकते हैं, है ना। तो आपके लिए जो कमेंट बॉक्स है वो खुला है। आज का जितना भी जनसत्ता पेपर में जो भी करंट अफेयर आए हैं उन्हें हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो आपको ये कैसी लगी ये सीरीज आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।
थैंक यू वेरी मच।